आज का हमारा टॉपिक है SN1 प्राइम मैकेनिज्म। इसे SN1 डैश रिएक्शन भी कहते हैं, SN1 प्राइम रिएक्शन कहना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर SN1 रिएक्शन के हवाले से पहले चंद बातें हम कर चुके हैं, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया इससे कबल कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड से लिविंग ग्रुप पहले रिमूव हो जाएगा और कार्बोकैटाइन बन जाएगा इन फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटाइन पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना देगा। मगर अब SN1 प्राइम रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हम एलाइलिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी होगा और इसमें हेलोजन ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो हम एलाइलिक सिस्टम के बारे में आपको बता रहे थे कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो और उसके अलावा हेलोजन ग्रुप, तो ये कंडीशन है SN1 रिएक्शन के लिए, यानी जिस तरह से हम पहले डिस्कस करके आए थे कि लिविंग ग्रुप के तौर पे ये बेहतर तौर से काम करते हैं। ताहम डबल बॉन्ड जो है वो एलाइलिक सिस्टम को बयान करता है। तो ये दो कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो एलाइलिक सिस्टम है। ताहम SN1 प्राइम रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले जो कंपाउंड हैं वो एलाइलिक कंपाउंड हैं, जिनमें हेलोजन ग्रुप भी उनके साथ अटैच होगा और वहाँ पर कुछ अलग तरह की रीअरेंजमेंट देखने को मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। SN1 reaction occur with allylic rearrangement. This may be called SN1 reaction. Sometime an SN1 reaction occur with allylic rearrangement. This may be called SN1 prime reaction. अब बुनियादी तौर पर यह भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN1 जो लिखा हुआ है, SN लिखा हुआ है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है तो यूनिमॉलिक्यूलर, और प्राइम लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए कि अब हम एलाइलिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट और रीअरेंजमेंट शो करते हैं, और यानी जब ये SN1 प्राइम रिएक्शन होता है तो हम उन रीअरेंजमेंट को कहते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट। एलाइलिक रीअरेंजमेंट को जानने से पहले हम इससे मुताल्लिका यानी जो हमारे पास एलाइलिक कंपाउंड है इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंपल एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा फिर, ये देखिए इस पोजीशन पर। ठीक है। तो इस तरह से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे बना के आपको शो किया कि किस तरह से हमारे पास ये एलाइलिक सिस्टम वर्क करता है। अब यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, और इस यानी कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 3 पे भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकैटाइन तो पहले बनता है। तो जब कार्बोकैटाइन पहले बन गया पहले स्टेप के अंदर, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। अब सेकंड स्टेप तक पहुंचने की बात अगर हम करें तो वहाँ पे रेजोनेंस तो ये शो करते हैं, तो फिर दोनों तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब कितने परसेंटेज है, क्या कंडीशन है, वो फिर हम एविडेंस में देखने वाले हैं उस चीज़ को चल के। तो बहरहाल हम रिएक्शन को देखते हैं कि देखिए हमारे पास ये एक सिस्टम है एलाइलिक सिस्टम, जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, एलाइलिक कंपाउंड है और इसमें हेलोजन ग्रुप भी मौजूद है। तो ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और देखें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है टर्मिनल यानी कि कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ, तो नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है जैसे कि नॉर्मली हुआ करता था पहले SN1 रिएक्शन में। मगर अगर थर्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो जारी बात है रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनेगा, ये वाला, जिसमें थर्ड कार्बन के साथ हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। तो दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो गई, और बुनियादी तौर पे 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बिकॉज एन एलाइलिक टाइप ऑफ कार्बोकैटाइन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड, वो दोनों में बनता है। ठीक है। अब हम इसके हवाले से चंद दीगर बातें करते हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि एलाइलिक रीअरेंजमेंट किस तरह की हैं, या प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, स्पेशली जब हम बात कर रहे हो सिमेट्रिकली एलाइलिक कैटाइंस की। तो बुनियादी तौर पे एलाइलिक रीअरेंजमेंट इज़ अनडिटेक्टेबल, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। कब? जब हम सिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम की बात कर रहे हों। ठीक है। जब तक कि हम आइसोटोपिक लेबलिंग को यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब एविडेंसेस की बात करते हैं कि क्या ये रिएक्शन महज हमारी बातों तक महदूद हैं
या फिर वाकई इनकी कोई एग्जिस्टेंस है, ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो आइए उस तरफ चलते हैं। हम पहले एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे देखें हमारे पास दो तरह के सबस्ट्रेट मौजूद हैं। एक में हमारा हैलोजन फर्स्ट कार्बन के साथ यानी टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है, नंबर 1 सबस्ट्रेट, और नंबर 2 सबस्ट्रेट में हमारा जो हैलोजन ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, वो थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है जी। तो कंडीशन दोनों में सेम है, 0.8 मोलर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेकंड में भी 0.8 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। अब होना क्या है, हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से किस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो देखें ये प्रोडक्ट यानी जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे टर्मिनल कार्बन से अटैक करे वो भी बना, और इसके अलावा जिस पे थर्ड कार्बन पे अटैक करता है वो प्रोडक्ट भी बना, मगर परसेंटेज देखें तो 60% है यहाँ पे और ये है 40%। हमने पहले ही बताया कि अनडिटेक्टेबल है कहाँ पर हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब तक हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम की, या सिमेट्रिकल एलाइलिक कैटाइंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि वैसे उससे पहले तो सिमेट्रिकल अगर हम एलाइलिक सिस्टम की बात करें वो तो कहना गलत हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि क्लोराइड तो मौजूद है ना, मतलब ग्रुप्स की तादाद सेम नहीं है, वो किसी तरह से भी एलाइलिक नहीं रहे। मगर कार्बोकेटाइन अलबत्ता एलाइलिक जो है वो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल हो सकता है। बहरहाल 60% हमारे पास टर्मिनल कार्बन से मुताल्लिका प्रोडक्ट बना है और 40% जो है जिसमें थर्ड कार्बन के साथ हमारा मुताल्लिका न्यूक्लियोफाइल अटैच था। फिर हम जानना चाहेंगे कि क्या सेकंड जो हमारे पास सबस्ट्रेट था क्या उससे भी इसी तरह के प्रोडक्ट और इतनी ही परसेंटेज में बनेंगे। हरगिज़ नहीं, कंडीशन तो सेम है, बनना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि दोनों कार्बोकेटाइन अगर एक ही परसेंटेज में बनते हैं, यानी टर्मिनल कार्बोकेटाइन यानी 1 फर्स्ट पे जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और थर्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, दोनों अगर बराबर रेशो में बनते हैं, दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड यानी रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे दोनों तरह से पॉसिबिलिटी सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट की परसेंटेज में कोई कमी बेशी मुतवक्के हो, मगर ऐसा हुआ। देखें यहाँ पर टर्मिनल जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, टर्मिनल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो परसेंटेज है 38, जबकि हमारे पास जहाँ पे हमारा पहले ही लीविंग ग्रुप मौजूद था वहाँ पे 62% वाला प्रोडक्ट बना है। तो मीन्स के जहाँ पर हमारा लीविंग ग्रुप अटैच होता है वहाँ पर सबस्ट्रेट की अटैक करने की परसेंटेज या रेशो ज़्यादा है, ताहम प्रोडक्ट भी उस तरह से ज़्यादा बनेगा। मगर कितना बनेगा, क्या रेशो रहेगी, ये हम कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हुई अब यहाँ पर। अब देखें दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं, हमने दोनों में कंडीशन सेम रखी, बस सबस्ट्रेट का थोड़ा सा सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप की पोजीशन को चेंज करके देखा, और इस तरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ है इस फिनोमिना को कहते हैं प्रोडक्ट स्प्रेड। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोडक्ट स्प्रेड इज़ द डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड, कि हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड उसकी डायरेक्शन क्या थी। देखें ना, लिविंग ग्रुप तो जिस पोजीशन पे अटैच था वहीं पर आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से दिया है, बुनियादी तौर पर ये मैटर करता है। तो इस तरह से SN1 प्राइम रिएक्शन मैकेनिज़्म को आपने समझ लिया। अब SN2 प्राइम मैकेनिज़्म को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट सा मैकेनिज़्म है, कुछ ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है इसकी, क्योंकि ये एलाइलिक सिस्टम के हवाले से पहले आपने मतलब इससे पहले यानी किसी भी सेमेस्टर में या FSC में आपने इसको हरगिज़ नहीं पढ़ा है पहले इसको। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कहा करते थे हम उनको, मगर अब SN2 की बजाय SN2 प्राइम रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। SN2 प्राइम रिएक्शन में क्या होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी उसी वक्त में अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप भी उसी वक्त में यहाँ से रुखसत लेगा। दोनों काम एक ही वक्त में होने वाले हैं। ताहम हम देखना ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरह SN1 में थी, या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो हमने देखा ये कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, यानी ये रिएक्शन तो स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। कैसे, इसने टर्मिनल कार्बन पे अटैक किया, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और फिर लिविंग ग्रुप रिमूव कर गया। काम बैक वक्त ही हुआ है,
न्यूक्लियोफाइल ने भी उसी वक्त में अटैक किया है, डबल बॉन्ड भी उसी वक्त में शिफ्ट हुआ है और लीविंग ग्रुप भी तभी रिमूव हुआ है। मगर देखने को ये मिल रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। आप सोचेंगे कि जहाँ पर लिविंग ग्रुप अटैच है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमने पहले अर्ज़ किया आपसे कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो पहले नहीं बनता है ना, तो फिर सोचें डबल बॉन्ड वाली इस पोजीशन पर ही क्यों। उसकी वजह ये है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है उस वजह से। ताहम ये यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इससे प्रोडक्ट जो है वो सारी बात है स्टेबल बन रहा है। तो जिस तरह का प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मतलब उसमें ईज उसको मिलेगी, वो उसी तरह का प्रोडक्ट हमारे पास बना के देगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अलबत्ता इसकी क्लियर नहीं है, ताहम ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा सिन डायरेक्शन, यानी जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने रिमूव होना है उसी साइड से, उसी डायरेक्शन से हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रीअरेंजमेंट जाहिर करते हैं ये। और एक बात जो आपको देखना है यहाँ पर वो ये कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसका साइज़ मैटर करता है, और अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल का साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, SN2 प्राइम रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चंद बातें इसमें बयान की गई हैं, वो ये कि हमारे पास जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH2X, ठीक है। इसको जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अटैक करवाया तो 100% SN2 रिएक्शन दिया इसने, नो रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बल्कि ग्रुप मौजूद था, इसमें आने के लिए उसको इजाज़त ही नहीं दी, यहीं पे अटैक करना था ना, फिर आगे डबल बॉन्ड शिफ्ट होना था, इसी तरह से फिर लिविंग ग्रुप ने रिमूव होना था, मगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 100% SN1 मैकेनिज़्म दे रहा है। तो यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट देगा। ताहम अब हम बात कर लेते हैं लिविंग ग्रुप के हवाले से। SN2 रिएक्शन इज जस्ट अ विनाइलोगस SN2 रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड वेयर द न्यूक्लियोफाइल अटैक अ पाई बॉन्ड एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप, यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड एडजेसेंट ग्रुप के साथ पे शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे से लिविंग ग्रुप ने रिमूव होना है, ठीक है। तो देखें न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ से रुखसत लेके चला गया, ठीक है जी। इसके अलावा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले भी क्या इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, तो हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। फ्रीली रोटेटिंग सिस्टम गो बाय द नॉर्मल SN2 रिएक्शन अनलेस द SN2 साइड इज स्टेरिकली ब्लॉक्ड, यानी कि हमारे पास जो ये स्टेरिकली ब्लॉक नहीं है, यानी अगर इसमें रोटेशन हो रही है तो फिर तो ये इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब तक वो स्टेरिकली ब्लॉक नहीं होगा तब तक ये एक्शन फॉलो नहीं करेंगे। ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम लाइक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, लिविंग ग्रुप भी अटैच है, डू नॉट हैव एन क्रिटिकल एंड अलाइनमेंट प्रॉब्लम, वन ऑफ द टू पाई बॉन्ड विल बी क्लोज टू द करेक्ट पोजीशन, यानी जो हमारे पास यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो सिन और एंटी वाली बात यहाँ पे करना पड़ेगी हमें। देखें, सिन फॉर्म ये है जहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है उसी डायरेक्शन से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और एंटी फॉर्म ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिन फॉर्म को ही फॉलो करती है, ठीक है जी। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।